जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक है। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक में जो है 2023 का 64 पोस्ट का पीटी और मेंस और 2024 का पीटी मेंस दोनों का चारों का जो है ना, चारों सेट का हम पूरा जो है क्वेश्चन पेपर्स हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, इस चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा जो है 12-15 क्लास जो आपको मिल जाएगा। और बाकी 2-3 क्लास में सिलेबस कंप्लीट करवाए हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम क्या करवाए थे, 1275 का जो एग्ज़ाम हुआ था पीटी का फर्स्ट शिफ्ट का, उसका सारा सिलेबस का एनालिसिस करवाए थे कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा है और कहाँ कहाँ से कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। अगर आप लोग नहीं देखें जाके ज़रूर देखिएगा। और बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा था ना कि इस बुक में जो ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक है उसमें बीच बीच में जो है ना मतलब नोट्स दिया रहता है। आप देखे होंगे अगर आपको पास बुक होगा तो बीच बीच में नोट्स रहता है, इंपॉर्टेंट नोट्स रहता है, बिहार दरोगा से रिलेटेड है। बाकी सभी एग्जाम के लिए जो है ना वो नोट्स सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा कि नहीं कि ये जीके अगर बिहार दरोगा में पूछ रहा है तो क्वेश्चन अदर एग्जाम में नहीं पूछेगा, सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, लेकिन खास करके बिहार दरोगा के सिलेबस के अनुसार वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि नोट्स भी बीच में जो है उसको करवाए कीजिए। तो आज जो है ना हम नोट्स देखने वाले हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए इसका जो है ना आपको बता देते हैं, इसका बिहार दरोगा देखिए, इसका बिहार दरोगा आपको सिलेबस दिख रहा होगा, बिहार दरोगा देखिए सिलेबस दिख रहा होगा, सिलेबस बेस्ड PYQ एनालिसिस। इसका जो है ना फुल PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं। और इसका जो पीटी और मेंस दोनों का जो है बिहार दरोगा का पीटी में क्या क्या सिलेबस रहता है उसका हम फुल एनालिसिस वीडियो, और एक 1275 का और एक मेंस का पूरा बिहार दरोगा का सारा जो है ना हम क्लास करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखिएगा वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ये जो है देखिए इसका सारा PDF हम कंप्लीट करवा चुके हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर हम कंप्लीट करेंगे ना वैसे वैसे आपका सिलेबस भी हम कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए इसका जो है ना पहला जो सेट है, पहला बिहार पुलिस मद निषेध दरोगा अनुमंडल अग्निशमन प्राधिकारी, इसका जो है पहला सेट 41 से 55 तक इसका हम कंप्लीट करवा चुके हैं। और देखिए बिहार पुलिस मद निषेध दरोगा मतलब मेंस का जो क्वेश्चन है इसका भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आइए आप 64 पोस्ट आइए पीटी का, 64 पोस्ट पीटी का जो है 28/1/2024 को एग्जाम हुआ था, इसका भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं क्लास को तो सभी लोग क्लास को देख लीजिएगा। एक सेट को जो है 2-3 क्लास में जो है ना कंप्लीट करवाएं, सारे डिटेल के साथ करवाए हैं। तो आप लोग को इसी चैनल पे जो है ना आप लोग को अब इसी चैनल पे सभी जो है ना क्वेश्चन बैंक का आपको डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। आपको देख लीजिएगा, कहीं भी यूट्यूब पे ना डिटेल सोल्यूशन कोई नहीं करवा रहा है। आप एक चीज़ देख लीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको डिटेल सोल्यूशन के साथ और सारा क्वेश्चन याद करवा के आपको हम सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक है ना। आप टेंशन मत लीजिए। आप देख लीजिएगा कि एक सेट को जो है 1 घंटा में लोग कोशिश किए ख़त्म किए हैं, लेकिन मेरा देखिएगा कि एक सेट को जो है कम से कम पूरा अगर सभी 2-3 क्लास को जब मर्ज कीजिएगा मिलाइएगा तो आपको 3 घंटा प्लस क्लास मिलेगा आपको देखने को। तो ये जो है ना, और बिहार पुलिस दरोगा 64 पोस्ट का जो देखिए इसका 64 पोस्ट का जो है ना, इस देखिए मद निषेध उत्पाद प्रारंभिक परीक्षा का। और देखिए 64 पोस्ट जो है ना मेंस का, देखिए बिहार पुलिस मद निषेध दरोगा 64 पोस्ट नियुक्ति मुख्य परीक्षा का ये भी जो है ना 189 से 224 इसका भी हम सारा कंप्लीट करवा चुके हैं। टोटल जो है ना क्वेश्चन बैंक में एक सेट 1, 2, 3 और चौथा सेट क्या है 4 सेट, टोटल 4 सेट जो है ना क्वेश्चन बैंक में कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें सारा देख लीजिए। और आज जो देखने वाले हैं, देखिए आज जो देखने वाले हैं, देखिए आपको बिंदु में दिख रहा होगा, देखिए डॉट में आपको दिख रहा होगा, देखिए इसमें जो है ना देखिए आपको देखिएगा बिहार दरोगा परीक्षा उपयोगी पहचान पत्र और कृषि विज्ञान संबंधी नोट्स है। आज इसको देखने वाले हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। अभी भी एक एग्जाम पढ़ रहा होगा बिहार पुलिस का, आप देखे होंगे उसमें जो है ना आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि पैन कार्ड का नंबर कितना होता है, आधार कार्ड का नंबर कितना होता है, मतलब डिजिट में कितना नंबर दिया रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डिजिट में कितना रहता है। इस टॉपिक में सारा जो है ना दिया हुआ है। इस चीज़ को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सारा जितना भी है ना सारा फैक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो पूरा क्लास तक जरूर देखिएगा। आज जो है इसी टॉपिक जो है नोट्स दिया हुआ इसी को पूरा हम कंप्लीट करवाएं, जहाँ तक 1 घंटा में जितना क्लास हो पाएगा सारा हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ध्यानपूर्वक नोट्स को देखिएगा। देखिए बिहार दरोगा जो है ना, बिहार दरोगा परीक्षा उपयोगी विभिन्न पहचान पत्र संबंधी नोट्स है, ठीक है। ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा और क्लास को हर ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला कह रहा है कि आधार कार्ड के बारे में बोल रहा है। इसका जो इंग्लिश में बोलेगा तो UIDAI होता है। क्या होता है? UID वेबसाइट होता है, इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ये जो है ना UIDAI का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा आधार कार्ड जो है UIDAI के तहत काम करता है। और UIDAI का जो फुल फॉर्म पूछेगा तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है।
आधार कार्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी की गई 12 अंकों, ये जो है ना इंपॉर्टेंट याद रखिए कि आधार कार्ड में कितना अंक होता है, तो 12 अंक होता है। क्योंकि आधार कार्ड तो सबको पता है कि आधार कार्ड सबके पास रहता है, आधार कार्ड हर जगह काम देता है, तो सारा डिजिट आपको पता होगा। लेकिन यही अगर अदर जगह पूछ जाए कि पैन कार्ड में कितना होता है, ड्राइविंग लाइसेंस में कितना होता है, और भी सारा देखिए आगे आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसमें कितना अंकों की संख्या होता है, तो 12 अंकों की संख्या होता है। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि आधार संख्या नागरिकता या अधिवास का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। आयकर आधार अधिनियम जो है ना आधार संख्या निर्माण प्रमाणीकरण के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए कोर बायोमेट्रिक जानकारी साझा करने से जो है ना मना करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि UIDAI भारत की केंद्र सरकार के अधीन एक एजेंसी है। याद रखिएगा कि UIDAI जो है ना भारत की केंद्र सरकार की क्या एक एजेंसी है, और UIDAI देश के निवासियों की जनसांख्यिकी, नाम, जन्मतिथि, पता आदि और बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान, रेटिना का फोटो आदि जानकारी का क्या करता है, एकत्र करता है। ये सारा जानकारी आधार कार्ड में दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि आधार पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय आधार ID नंबर दिया जाता है जो निवासियों को उचित समय पर बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन कनेक्शन और सरकारी गैर सरकारी सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को लाभ उठाने में क्या करता है, मदद करता है आधार कार्ड। तो आगे देखिए आधार कार्ड तो हर जगह आपको पता है ना यूजफुल है, हर जगह आधार कार्ड ही खोजता है। आगे कह रहा देखिए कि कह रहा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो है ना यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 28 जनवरी 2009 को पहला UIDAI नंबर जो है ना नदुरबार हमली गाँव महाराष्ट्र के निवासी रजना सोनेवाला को जारी किया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना कौन सा व्यक्ति थे जो मतलब 28 जनवरी 2009 को पहला UIDAI नंबर नदुरबार हमली गांव महाराष्ट्र के निवासी रजना सोनेवाल को जारी किया गया था। तो ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन UPA कौन थे, अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि आधार सिस्टम के जनक कहे जाने वाले नंदन M नीलकेनी इन्फोसिस के क्या है, संस्थापक UIDAI का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो पूछेगा क्वेश्चन कि आधार सिस्टम के जो जनक है ना किसको कहा जाता है, तो नंदन M नीलकेनी को कहा जाता है, जो कौन थे, इन्फोसिस के संस्थापक थे। और UIDAI के पहला अध्यक्ष बोला किसे नियुक्त किया गया था, तो नंदन M नीलकेनी को नियुक्त किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आधार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि आधार जो है ना आधार कार्ड जो होता है, आधार का जो वेबसाइट होता है, आधार कार्ड जो होता है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के वर्तमान अध्यक्ष जो है नीलकंठ मिश्रा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलेगा CEO कौन, अमित अग्रवाल है। तो भारतीय जो है ना UIDAI के वर्तमान अगर अध्यक्ष पूछेगा तो नीलकंठ मिश्रा होगा, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलेगा तो CEO मतलब कौन है, अमित अग्रवाल है। ये सारा जो है आधार कार्ड के बारे में सारा डिटेल दिया होता है, इससे ज़्यादा आधार कार्ड का हम पूछेगा भी नहीं। फिर आगे देखिए पैन कार्ड। अब देखिए पैन कार्ड के बारे में है, बिहार में जो है ना क्वेश्चन भी आया था कि पैन कार्ड में जो है ना डिजिट की संख्या कितनी होती है। देखिए आगे दिया, इसका जो फुल फॉर्म होता है पैन कार्ड का क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। और कह रहा है कि पैन कार्ड 10 डिजिट का एक खास नंबर होता है। कितनी डिजिट होता है, तो 10 होता है। लेकिन आधार कार्ड का बात करें तो 12 होता है, लेकिन पैन कार्ड में कितना, तो 10 होता है। ये बिहार में जो है ना क्वेश्चन पूछा और भी सारे एग्जाम में ना ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन था। तो कह रहा है कि पैन कार्ड में जो है 10 डिजिट का एक खास नंबर होता है जो लिमिटेड कार्ड के रूप में जो है ना बना होता है। इसे भारत सरकार के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। तो जो पैन कार्ड होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो भारत सरकार के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा क्या होता है, जारी किया जाता है। और पैन कार्ड बन जाने के बाद व्यक्ति के सारे फाइनेंशियल जो है ना ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट से के पैन कार्ड से क्या होता है, लिंक्ड हो जाते हैं। आगे कह रहा है पहली बार यह आयकर विभाग द्वारा 1961 में जारी किया गया था, इनकम टैक्स एक्ट 1939 के ए के तहत। आयकर ऐसे संबंधित व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, DOB पैन नंबर के साथ व्यक्ति के हस्ताक्षर और संबंधित व्यक्ति की तस्वीर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि आप NSDL जो है ना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड की वेबसाइट पर UTITSL की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं पैन कार्ड का। आगे कह रहा है कि भारत में पहला पैन कार्ड 1 जुलाई 1975 को जो है ना पेश किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जो है ना पहला जो पैन कार्ड था वो कब पेश किया गया था, तो भारत में पहला जो पैन कार्ड था और 1 जुलाई 1975 को पेश किया गया था। आगे देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। देखिए कह रहा आयकर विभाग से संबंधित टैक्स का भुगतान करते समय पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यहाँ पे पैन कार्ड का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और बैंक खाता खोलने, निवेश करने, योग्य आय प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन का मांग, कर बकाया आदि सहित विभिन्न दस्तावेजों को जोड़ने की सुविधा में पैन कार्ड का क्या होता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है,
तो आगे देखिए वोटर आईडी कार्ड होता है, क्या है, भारत निर्वाचन आयोग है। आईडी कार्ड, इसको वोटर आईडी कार्ड भी बोलते हैं। देखिए इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत का चुनाव आयोग भारतीय मतदाता पहचान पत्र जारी करता है, ठीक है। तो भारत का जो चुनाव आयोग है ना, भारतीय मतदाता पहचान पत्र जारी करता है, जिसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र EPIC के रूप में जाना जाता है। आय कह रहा है कि मतदाता पहचान पत्र उन भारतीय नागरिकों के लिए एक पहचान दस्तावेज है जो कम से कम 18 वर्ष के हैं और चुनावी कार्यों में क्या भाग लेना चाहते हैं। आय कह रहा है वोटर आईडी कार्ड पर छपे 10 अंकों के यूनिक नंबर को ईपिक नंबर कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि वोटर आईडी कार्ड में जो होता है 10 अंकों का डिजिट होता है, ठीक है। तो वोटर आईडी कार्ड पर छपे 10 अंकों का क्या होता है, यूनिक नंबर EPIC नंबर कहा जाता है, ठीक है। और चुनावी फोटो पहचान पत्र EPIC मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन के कार्यकाल के दौरान पहली बार 1993 में पेश किया गया था। तो चुनावी फोटो पहचान पत्र EPIC मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन के कार्यकाल के दौरान पहली बार 1993 में पेश किया गया था। और वोटर आईडी कार्ड का जो उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए पहला है देश के नगर पालिका, राज्य, राष्ट्रीय चुनावों में अपना मत डालते समय भी प्रयोग होता है, वोटर आईडी कार्ड का जरूरत पड़ता है। और मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड खरीदने या पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए वोटर आईडी कार्ड का जरूरत पड़ता है। और समान पहचान पता और आयु प्रमाण के रूप में भी काम करता है। और यह जमीन या हवाई मार्ग से नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए जो है ना एक दस्तावेज के रूप में भी काम करता है, ठीक है। कौन करता है, वोटर आईडी कार्ड करता है। आगे देखिए कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, देखिए इसके बारे में कह रहा है ड्राइविंग लाइसेंस आपकी कार, ट्रक, बस, बाइक आदि चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है और एक जो है आधिकारिक दस्तावेज होता है, ठीक है। यह दस्तावेज किसी व्यक्ति को भारतीय सड़कों पर मोटर वाहन चलाने के लिए अधिकृत करता है। भारत में 4 प्रकार के जो है ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत में जो होता है 4 प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जिसका अलग अलग जो है ना उपयोग होता है। देखिए 4 प्रकार कौन कौन होता है, देखिए पहला होता है परमानेंट होता है, दूसरा कॉमर्शियल होता है, तीसरा इंटरनेट परमिट होता है, चौथा क्या होता है, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। एक होता है परमानेंट होता है, एक कॉमर्शियल होता है, एक इंटरनेट परमिट होता है और एक जो है लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस होता है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का पहला कदम लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस माना जाता है। अब ड्राइविंग लाइसेंस का पूरे भारत में क्या है, तो मान्य है। अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन सहित दुनिया के 15 देशों में भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकार किए जाते हैं। अब पूरे देश में 16 साल की आयु में आवेदकों को लाइसेंस बनाए जाते हैं। आगे ये कह रहा है कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित राज्य सरकारों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जो है ना, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, इसका शॉर्टकट नाम क्या होता है, RTO, ठीक है, RTO भारत में ड्राइवर का लाइसेंस जो है ना, ड्राइवर का लाइसेंस जारी करता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस कौन जारी करता है, तो RTO जारी करता है। कौन जारी करता है, RTO, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि निजी ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने को तारीख से 20 साल के लिए वैध है और जब तक धारक को 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता जो भी पहले आता है, ठीक है। और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जो है ना कानून अनिवार्य है, ठीक है। तो कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वैध ड्राइविंग लाइसेंस क्या होना कानून क्या अनिवार्य है। ये सब पॉइंट क्या करिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, पासपोर्ट है, पासपोर्ट के बारे में पूछ रहा है। ये भी सब क्या है, बहुत इंपोर्टेंट, सारे जो सर के द्वारा दिया गया है ना नोट्स में, सारा इंपॉर्टेंट है। इसलिए नोट्स इसमें इस बुक में जो है ना 25 सेट है टोटल और आपको कम से कम 10-12 जो आपको नोट्स देखने को मिलेगा। और सारे एग्जाम के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, दरोगा के लिए आप दरोगा का तैयारी करते हैं तो आपको तो हर हाल में आपको रट जाना है। ये आप बात जो है ना माइंड में घुसा लीजिए और फिक्स कर लीजिए कि हमको इस बुक को रट जाना है। दुनिया बहुत कुछ बोले, बहुत सारा देखते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारा मतलब वीडियो आ रहा है कि नहीं ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक पढ़ने से क्या हो जाएगा। अरे पढ़ने से एक बुक सर थोड़ी बोले कि एक बुक पढ़ने से आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपका लूसेंट तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका NCERT सार संग्रह जो टिप हो गया, सब स्पीडी हो गया, सब पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो है ना मतलब नाम मेरिट तक जाए तो आपको घटना दर का भी सहारा लेना पड़ेगा। घटना दर का जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, ये सब जो है ना आपको पॉलिटी, ये सब आपको पढ़ना कम से कम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये आपको 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा घटना दर का। इसलिए दरोगा का जो क्वेश्चन बैंक है ना ज्ञान बिंदु का, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है। आप सोचिए कि इसको जो है ना हमको 4 से 5 बार हमको ख़त्म कर लेना है और पढ़ जाना है, पूरा रट जाना है, क्योंकि ये दरोगा बेस्ट पे सर के द्वारा बनाया गया है बुक है। इसलिए कुछ भी कोई बोले उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना पे ध्यान दीजिए और अपने जो है ना बस एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए और बाकी जो भी यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट करवाते हैं ना, जिससे ज्ञान बिंदु का हो गया, बुक का करवा रहे हैं और भी जो क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक को तो डेली, कभी कभी ये भी थोड़ा घर में है ना तो प्रॉपर्ली तरीके से क्लास नहीं आ पा रहा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि डेली क्लास आए
और हम जब अपने चल जाएंगे जहाँ पे रहते हैं, हम चल जाएंगे पटना, तो फिर मेरा जो है ना प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, कंटिन्यू जो है ना आपको क्लास आएगा। और इस बुक को जो है ना, मेरा उद्देश्य ये, इस बुक को जो है ना शुरू से लेकर लास्ट तक पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद आपको रिवीजन भी करवाएंगे और इसका जो है ना लाइव एक डिस्कशन करवाएंगे। मतलब यूट्यूब पे आप मतलब इसका जो है क्वेश्चन एक से लेकर जितना हम पढ़ाए हैं ना, उसी में आपको क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब क्यूज के द्वारा 1 घंटा डेली। अगर आप लोग को लगेगा कि हाँ ये करवाया जाए, तो आप लोग कमेंट में ना, इस क्लास के कमेंट आप लोग बताइएगा, तो एक समय मतलब रखेंगे 1 घंटा के लिए, उसमें आपको 1 घंटा में जो है ना आपको लाइव आना है। 1 घंटा में आपको कम से कम 200-250 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, सिर्फ ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक से करवाएंगे और किसी बुक से नहीं करवाएंगे। तो आप लोग बताइएगा, अगर सभी लोग सहमत रहेंगे इसका क्यूज करवाने के लिए, तो आप हम करवा देंगे, क्योंकि जैसे से क्वेश्चन बनेगा वैसे वैसे क्वेश्चन बना करके आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे। जितना हम क्लास करवाएं उसी से हम क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी जितना हम क्लास आगे नहीं करवाएं आगे नहीं पूछेंगे, पीछे आपका क्वेश्चन जो है ना पूछेंगे। आप निश्चिंत रहिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ क्यूज जो है ना लाइव करवाया जाए 1 घंटा 1.5 घंटा, अगर बोलिएगा तो ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि इधर मेरे तरफ से जो है ना नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम नहीं करवा पा रहे थे। लेकिन अब जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि इसको सही हो जाएगा तो फिर हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए वापस आइए, कर रहा है देखिए पासपोर्ट के बारे में। देखिए पासपोर्ट कर रहा है ना, पासपोर्ट क्या होता है, तो एक देखिए पहचान पत्र होता है, और इसे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि पासपोर्ट जो है ना कौन जारी करता है, तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय जो है ना पासपोर्ट जारी करता है। और भारतीय पासपोर्ट जो है 3 रंग के होते हैं। कौन कौन होते हैं? मरून होता है, सफ़ेद होता है और क्या होता है, नीले रंग का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि पासपोर्ट जो है ना कितने रंग के होते हैं? 3 रंग के होते हैं, मरून होता है, सफ़ेद होता है और क्या होता है, नीले रंग के होता है। आगे देख रहा है कि भारत का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों के पासपोर्ट में से एक माना जाता है। जो भारत का पासपोर्ट है ना, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से पासपोर्ट जो है एक माना जाता है, और यह आपकी पहचान और राष्ट्रीयता का क्या करता बताता है। आगे कह रहा है यह विदेश जाने के दौरान आपकी पहचान बताने वाला मुख्य प्रमाण पत्र और डॉक्यूमेंट होता है। इस पर आपका नाम, नागरिकता, फ़ोटो, माता पिता का नाम और लिंग, जन्मतिथि मेंशन रहता है, ठीक है, पासपोर्ट पर। आगे कह रहा है कि पासपोर्ट बनवाने में कम से कम 7 से 10 दिन, अधिक से अधिक 20 दिन तक समय लग सकता है। पासपोर्ट इंडिया वेबसाइट के मुताबिक 18 साल से कम उम्र वाले होल्डर के लिए केवल 5 साल तक क्या होता है, वैलिड होता है पासपोर्ट। आगे कह रहा है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के होल्डर यानी वयस्कों के लिए केवल 10 साल तक वैलिड होता है। सफ़ेद पासपोर्ट को सभी पासपोर्ट में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है। आगे कह रहा है अफगानिस्तान का पासपोर्ट विश्व का सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किस देश का जो है ना पासपोर्ट सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है, क्या होगा? अफगानिस्तान होगा। क्या होगा? अफगानिस्तान होगा, याद रखिएगा। आगे कह रहा है जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है, याद रखिएगा कि जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में से क्या है, तो शीर्ष स्थान पर कौन कौन है? तो जापान है, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया है, ठीक है। आइए देख रहा है कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 केंद्र सरकार को इसके अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार है। किसका है? नियम बनाने का अधिकार है। आगे कह रहा है कि भारतीय पासपोर्ट पूरे भारत में स्थित 93 पासपोर्ट कार्यालयों और विदेशों में 197 भारतीय राजनयिक मिशनों में जारी किए जाते हैं। और आगे कह रहा है कि भारतीय राज्यों के पासपोर्ट धारकों में केवल जो है ना, कह रहा है कि भारतीय राज्यों के पासपोर्ट धारकों में केरल में संख्या सबसे क्या अधिक है, क्योंकि केरल के लोग जो है ना विदेश में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो कह रहा है कि भारतीय राज्यों के पासपोर्ट धारकों में किस राज्य की संख्या सबसे अधिक है, तो केरल का है, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नेपाल, भूटान ऐसे देश है जहाँ बिना पासपोर्ट के घूमने जा सकते हैं। तो नेपाल, भूटान ऐसा देश है ना, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो आप जाकर घूम सकते हैं। आगे देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पासपोर्ट शिक्षा, तीर्थाटन, पर्यटन, व्यापार, चिकित्सा एवं पारिवारिक सदस्यों से मिलने के उद्देश्य से विदेश आने जाने वाले लोगों के लिए यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। कौन होता है? तो पासपोर्ट। चलिए पॉइंट नंबर आइए 6 पे, देखिए क्या है, तो अब क्या अगला है, तो बैंक चेकबुक है। क्या है? बैंक चेकबुक। देखिए कह रहा है कि चेकबुक जो है ना भुगतान करने की एक सुविधाजनक तरीका होता है, ठीक है, और चेकबुक से बिना कैश के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा सकता है, और चेकबुक से लेन देन का रिकॉर्ड भी मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि चेकबुक से बिल भुगतान, लोन चुकाना, खरीदारी वगैरह जैसे काम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि चेक की वैधता जारी होने की तारीख से 3 महीने की होती है। तो चेक की वैधता जो है जारी होने की तारीख से 3 महीने की होती है, और चेकबुक के साथ एक चेकबुक के लिए मुद्रित प्रार्थना पत्र भी होता है। आय कर 1990 के दशक के आरंभ से भुगतान की पत्ती व्यापारियों के लिए उपलब्ध है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन का संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है। MICR जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन का संक्षिप्त रूप होता है, और यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग बैंकिंग उद्योग में पात्रों की पहचान के लिए किया जाता है, ताकि बैंक चेक जुड़े लेन देन की सुरक्षित और त्वरित शोधन सुनिश्चित किया जा सके।
आगे देखिए कह रहा है कि MICR कोड के पहले 3 अंक जो है ना शहर को दर्शाते हैं। MICR कोड के पहले 3 अंक क्या होता है, शहर को दर्शाते हैं, अगले 3 अंक बैंक के लिए खड़े होते हैं, ठीक है, और अंतिम 3 अंक शाखा के लिए कोड दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट है बैंक पासबुक। बैंक पासबुक देखिए क्या होता है, 7 पॉइंट नंबर है। कह रहा है बैंक पासबुक क्या होता है, तो कह रहा है यह ग्राहक के बचत खाते में होने वाली सभी बैंक लेन देन का रिकॉर्ड है। धोखाधड़ी, फ्रॉड और बैंक द्वारा बिना बताए काटी जाने वाली धनराशि के बारे में जानकारी पासबुक से ही मिलती है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि धोखाधड़ी, फ्रॉड और बैंक द्वारा बिना बताए काटी जाने वाली धनराशि के बारे में जानकारी पासबुक से ही मिलती है। और भारत में जो है ना पब्लिक सेक्टर बैंकों में अपना पैटर्न होता है और आमतौर पर 11 अंकों के पैटर्न का क्या करता है, पालन करते हैं। आगे कह रहा है हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक या तो 12 अंकों का अकाउंट या 14 अंकों के अकाउंट नंबर का उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड क्या है बताइए। देखिए इसका कह रहा है डेबिट कार्ड क्या होता है। देखिए डेबिट कार्ड जो है ना, डेबिट कार्ड पर 16 अंकों क्या होता है, नंबर होता है। डेबिट कार्ड पे कितना अंकों का नंबर होता है, 16 अंकों का नंबर होता है, याद रखिएगा। और पहले 6 अंक बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, ठीक है। आगे कर इसके बाद 10 अंक कार्ड धारक व यूनिक अकाउंट नंबर होता है। और कार्ड के अंत में 4 चेक डिजिट के नाम से जाने जाते हैं। और कार्ड पर अंकित 16वां नंबर ATM कार्ड की वैलिडिटी को बताता है, ठीक है। तो कह रहा है कि कार्ड पर अंकित जो है 16वां नंबर जो होता है ATM कार्ड की वैलिडिटी को दर्शाता है। और डेबिट कार्ड के पीछे की तरफ मैग्नेटिक स्ट्रिप के पास 3 अंकों का CCV नंबर होता है, ठीक है। और CCV का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। CCV का क्या होता है, तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान CCV नंबर का इस्तेमाल होता है। इसे चेक कार्ड या बैंक कार्ड भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है इसका उपयोग जो है ना, इसका उपयोग सामान या सेवाएं खरीदने या ATM से नकदी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर आगे या पीछे बैंक का नाम, कार्ड नंबर, कार्ड धारक का नाम और समाप्ति तिथि भी शामिल होती है कार्ड में, ठीक है, डेबिट कार्ड में। और डेबिट कार्ड की लेन देन प्रक्रिया 3 तरह की होती है। एक होता है ऑनलाइन डेबिट कार्ड होता है जो पिन डेबिट के रूप में जाना जाता है। एक होता है ऑफलाइन डेबिट कार्ड होता है जो हस्ताक्षर डेबिट के रूप में जाना जाता है। और एक देखिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक पर्स कार्ड। ये डेबिट कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लासिक कार्ड होता है, दूसरा गोल्ड कार्ड होता है, तीसरा प्लेटिनम कार्ड होता है। आगे देखिए कह रहा है IFC कोड क्या होता है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड सिस्टम होता है, ठीक है। IFC का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। और IFC कोड 11 अंकों का अलग अलग न्यूमेरिक कोड होता है, जिसमें पहले 4 वर्ग बैंक का नाम प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर होते हैं। उसके बाद 0 मतलब 5वां जो है ना, उसके बाद 0 5वां अंक भविष्य में उपयोग हेतु, अंतिम 6 अंक बैंक शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे कह रहा है कि IFC कोड किसी बैंक की किसी शाखा की पहचान संख्या होती है। IFC कोड का इस्तेमाल NEFT, RTGS और ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र होता है। NEFT का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और RTGS का फुल फॉर्म क्या है, तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है। क्या होता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है। और नेक्स्ट कह रहा है कि IFC कोड भारत भर में इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है MICR कोड क्या होता है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है इसका फुल फॉर्म। तो MICR का कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, MICR का तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। और यह जो है ना, यह एक 9 अंकों वाला कोड होता है। MICR जो होता है यह 9 अंकों वाला कोड होता है और इसका इस्तेमाल चेक क्लियरिंग प्रोसेस में होता है। तो MICR का जो उपयोग होता है ना, इस्तेमाल जो होता है वो चेक क्लियरिंग प्रोसेस में होता है। और यह कोड चेक के नीचे काले और गहरे इंक से क्या होता है, छपा होता है। ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके थे। आगे ये कह रहा है कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर बैंक की ब्रांच को एक यूनिक MICR कोड देता है। तो आगे देखिए क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड के बारे में बोल रहा है क्या होता है, तो यह जो है ना एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है। और इससे आप क्रेडिट पर सामान खरीद सकते हैं और देय तिथि से पहले इस्तेमाल करने के लिए क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड हर तरह खर्च के लिए तुरंत भुगतान करने का एक सुविधाजनक तरीका होता है। और क्रेडिट कार्ड जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रेवल डेबिट कार्ड, दूसरा होता है बिजनेस क्रेडिट कार्ड, तीसरा होता है रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड और चौथा होता है शॉपिंग क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो पहला ट्रेवल डेबिट क्रेडिट कार्ड होता है, दूसरा बिजनेस क्रेडिट कार्ड होता है, तीसरा रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड होता है, चौथा होता है शॉपिंग क्रेडिट कार्ड होता है। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड जो है नंबर आमतौर पर 16 अंकों का होता है। अगर कार्ड 4 से शुरू होता है तो वह वीज़ा द्वारा जारी किया गया है। अगर 5 से शुरू होता है तो यह मास्टर कार्ड द्वारा जारी किया गया है। आगे ये कह रहा है UPI क्या है, तो कह रहा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। और UPI जो है 30 बैंकों से क्या है उपलब्ध है। UPI को अगस्त 2016 में क्या किया, लॉन्च किया था। तो क्वेश्चन याद रखिएगा UPI को कब लॉन्च किया गया था, 2016 में लॉन्च किया गया था। और RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
8 जून 2022 से रुपए क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से जोड़ने की अनुमति दे दी है। तो आरबीआई जो है ना, आरबीआई 8 जून 2022 से रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की अनुमति दे दी है। इसका मतलब है कि ग्राहक अपना भौतिक कार्ड के बिना भी यूपीआई का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूपीआई अन्य कई सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, पहला शेष राशि लेनदेन के इतिहास तक पहुंच और पैसे भेजना और प्राप्त करना और कुशल फंडिंग रूटिंग है। आगे देखिए कह रहा है कि यूपीआई नंबर एक अनोखा जो है ना, यूपीआई नंबर एक अनोखा 8, 9 और 10 अंकों वाला नंबर है। इसका इस्तेमाल किसी भी पेमेंट ऐप यूपीआई पेमेंट प्राप्त करने के लिए पेमेंट पते के रूप में किया जा सकता है। आप जिस मोबाइल नंबर से पेमेंट ऐप पर रजिस्टर करते हैं वही आपका क्या है, 10 अंकों का यूपीआई नंबर होगा। आगे कह रहा है यूपीआई पिन एक यूनिक 4 से 6 अंकों का कोड या पासवर्ड है और यूपीआई की शुरुआत आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए ने की थी। तो याद रखिएगा कि यूपीआई की शुरुआत जो है ना, आरबीआई मतलब आरबीआई और एनपीसीआई जो है ना, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए ने की थी। आगे कह रहा है फ़ोन पे भारत में सबसे लोकप्रिय यूपीआई ऐप है। याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि भारत में जो है सबसे लोकप्रिय यूपीआई ऐप कौन सा है, तो फ़ोन पे है। और नेपाल भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो नेपाल है। कौन सा है, नेपाल है। आगे देखिए कह रहा है कि राशन कार्ड में होता है, एक बीपीएल होता है, एक एपीएल होता है। तो कह रहा है राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा प्राप्त नागरिकों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न, चीनी और केरोसिन खरीदने के लिए जारी किया गया है। एक दस्तावेज है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड के रूप में जाना जाता है। राशन कार्ड नंबर एक 10 अंकों का अद्वितीय संख्या है जो राशन कार्ड रखने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिकों को सौंपी जाती है। राशन कार्ड संबंधित राज्य के उपभोक्ता मामले, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड है। देखिए नीला रंग का राशन कार्ड है, इसके बारे में क्या कर रहा है, यह राशन कार्ड नीले, पीले या हरे रंग के हो सकते हैं। इसे बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड कहते हैं। इस राशन कार्ड के अंतर्गत उन लोगों को रखा गया है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के जिन परिवारों को प्रतिवर्ष अधिकतम वार्षिक आय 6400 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में जिन परिवारों की प्रतिवर्ष अधिकतम आय 11,850 रुपये होता है उनका जो है यह कार्ड जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है गुलाबी नारंगी का राशन कार्ड क्या होता है। देखिए गुलाबी नारंगी का राशन कार्ड के बारे में बोल रहा है। यह राशन कार्ड गुलाबी या नारंगी रंग का होता है। इसे एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन कार्ड कहते हैं। इसे अंतर्गत उन परिवारों को रखा गया है जो गरीबी रेखा से क्या है, ऊपर आते हैं। और देखिए कह रहा है पीला रंग का राशन कार्ड क्या होता है। यह राशन कार्ड पीले रंग के होते हैं और ये अंत्योदय अन्य राशन कार्ड कहते हैं। इस राशन कार्ड को भारत के सबसे गरीब परिवार को दिया जाता है जिनका कोई निश्चित आय नहीं है, जो साल भर में अलग अलग जगहों से पैसा कमाते हैं। ठीक है, ये किस में आते हैं, पीला राशन कार्ड में आते हैं। चल आगे देखिए कह रहा है सफ़ेद रंग का राशन कार्ड क्या होता है। तो कह रहा है कि यह राशन कार्ड सफ़ेद रंग का होता है जो लोग अधिक रूप से मजबूत हैं और उन्हें सब्सिडी वाले उत्पादों की ज़रूरत नहीं होती है। आगे कह रहा भारत में साल 1940 में राशन कार्ड की शुरुआत की गई थी। तो भारत में जो है ना साल 1940 में क्या हुआ था, राशन कार्ड की शुरुआत किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जो है राशन कार्ड की जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, 1940 में हुआ था। ठीक है, आगे कह रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा अगस्त 2019 से 4 राज्यों में राशन कार्डों के अंतर राज्य पोर्टेबिलिटी के रूप में शुरू की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि फरवरी 2022 तक 35 राज्यों के शासित प्रदेशों ने इस योजना को लागू कर दिया। आगे कह रहा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्ड, ये क्या कह रहा है इसके बारे में। तो कह रहा है कि ई श्रम कार्ड योजना के लिए पंजीकरण करने वाले लोगों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या ईवेन वाला ई श्रम कार्ड दिया जाता है। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है ना 15 फरवरी 2019 को लागू किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब स्टार्ट हुआ था, 15 फरवरी 2019 को लागू हुआ था। अब भारत में अगस्त 2021 में ई श्रम कार्ड योजना की शुरू की गई थी। तो भारत में अगस्त 2021 में कौन सा योजना शुरू किया गया था, ई श्रम कार्ड योजना शुरू किया गया था। और इस योजना में लाभार्थी को 60 साल उम्र के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। नेक्स्ट है वही अगर आप 18 साल की उम्र में इस योजना में भाग लेते हैं तो आपको सिर्फ 55 रुपये प्रति माह प्रीमियम देना होगा। जबकि अगर आप 40 की उम्र में इस योजना में भाग लेते हैं तो आपको प्रति माह 200 रुपये प्रीमियम के रूप में देना होगा। आयकर योजना के लिए असंगठित क्षेत्र मजदूर की इनकम 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयकर नरेगा जॉब कार्ड क्या होता है। नरेगा जॉब कार्ड के बारे में बोल रहा है। तो नरेगा जॉब कार्ड महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के तहत स्थानीय ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन कराने वाले आवेदक को जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज होता है। कौन होता है, नरेगा जॉब कार्ड होता है। इस योजना के तहत नामांकित व्यक्ति को नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, परिवार विवरण इत्यादि शामिल होता रहता है।
मनरेगा जॉब कार्ड का इस्तेमाल बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस के बचत खाता खोलने के समय एक मान जो है ना KYC दस्तावेज मतलब KYC दस्तावेज की तरह किया जा सकता है। आयकर नरेगा जो है नरेगा कार्ड आमतौर पर अवलोकन फॉर्म सबमिट करने के दिन से 15 दिन के भीतर जारी किया जाता है। यह जॉब कार्ड आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है। आगे कह रहा है आयुष्मान कार्ड। देखिए आयुष्मान कार्ड क्या है, तो आयुष्मान कार्ड के बारे में बोल रहा है। यह 14 अंकों की एक पहचान संख्या होती है जिसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आयुष्मान कार्ड कौन जारी करता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जारी करता है। इसके तहत कार्ड धारक सूचीबद्ध अस्पतालों में अलावा अपना जो है ना 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज करवा सकता है। ठीक, अभी हाल ही में आयुष्मान कार्ड जारी हुआ था ना, तो ये इसके तहत जो है ना कार्ड धारक सूचीबद्ध अस्पतालों में अपना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। इस कार्ड का उपयोग भारत में कहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है, देखिए दिहाड़ी मजदूर बनवा सकता है, भूमिहीन व्यक्ति बनवा सकता है, दिव्यांग सदस्य बनवा सकता है, निराश्रित या फिर आदिवासी बना सकता है, अनुसूचित जाति जनजाति बना सकता है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते तो बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखकर आयुष्मान कार्ड के द्वारा इन बीमारियों का इलाज किया जाता है। कोरोना, कैंसर, गुर्दा रोग, हृदय रोग, क्या है डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, डायलिसिस, घुटना कुल्हा प्रतिरोपण, निसंतानता, मोतियाबिंद, ये सब क्या है, तो आयुष्मान कार्ड के तहत जो है इलाज करा सकते हैं इन सब रोगों का। आयकर आयुष्मान कार्ड भारत में 23 सितंबर 2018 को लागू किया गया था। ठीक है, तो आयुष्मान कार्ड जो है ना 23 सितंबर 2018 को लागू किया गया था। लेकिन अभी पूछेगा ज़्यादा कार्ड जो है ना, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि आयुष्मान कार्ड अभी इलेक्शन से पहले पूरा बना है, पूरा एकदम हो हल्ला की तरह जो होता है ना, एक नहीं होता है बिहार में ही होता है ना, खासकर बिहार में एक होता है कि अगर सरकारी योजना का कुछ बन रहा है तो भले योजना वो चले या ना चले, लेकिन उसके पीछे लोग पूरा भागते हैं। और पूरा अभी हाल ही में रिकॉर्ड भी आया था कि आयुष्मान कार्ड जो है ना 1 महीना का डेटा या तो 10 दिन का डेटा पूरा जारी हुआ था कि इतना आयुष्मान कार्ड बना है। अभी का बता रहे इलेक्शन जब लोकसभा का था उसके समय बना था। चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन 15 पॉइंट नंबर 15 कर रहा है किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है। देखिए किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बोल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC 1998 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया एक मॉडल योजना के आधार पर शुरू की गई है। इसका फायदे क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड का संवितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, नकदी और वस्तुओं संबंध कठोरता को दूर होती है और हर फसल के ऋण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है और किसी भी समय में ऋण की सुनिश्चित उपलब्धता से जिससे किसान का ब्याज जो है ना ब्याज का बोझ कम हो जाता है। तो किसी भी समय ऋण की सुनिश्चित उपलब्धता जिससे किसान पर ब्याज का बोझ कम हो जाता है। आयकर किसान की सुविधा पर पसंद का बीज उर्वरक खरीदने में मदद करता है। यह सभी प्रमुख बैंकों का ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है। आयकर KCC योजना एक बीमा कवरेज KCC योजना में एक बीमा कवरेज भी दिया जाता है जो किसान की मृत्यु के बाद उसके परिवार को क्या मिलता है, तो ऋण से बचा सकता है। ठीक है, आगे देखा रहा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। देखा रहा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड छात्रों की शिक्षा को जुड़ी खर्चों को पूरा करने में मदद करता है और यह कार्ड 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के छात्रों को दिया जाता है। कौन, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। आगे देखा रहा है कि इसके लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नामांकित होना ज़रूरी होता है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले कंपनी छात्र के माता पिता या अभिभावकों से संबंधी जो है जमा खाता खोलने के लिए कही जा सकती है। अब बिहार सरकार द्वारा छात्रों को 4 लाख रुपये तक लोन भी दिया जाता है। इसके तहत आयकर यह लोन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जाता है। इस लोन पर ब्याज की रकम बहुत कम होती है। इस योजना का लाभ 12वीं पास करने वाले छात्रों को दिया जाता है। यह योजना मुख्यमंत्री निश्चय सहायता भत्ता योजना के तहत जो है एक हिस्सा है। MNSSB बाई क्या है, एक हिस्सा है। इसे 2 अक्टूबर 2016 में गांधी जयंती के अवसर पर जो है लॉन्च किया गया था। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को जो लॉन्च कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना योग्यता के लिए शर्तें क्या है, तो बिहार का निवासी हो, 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, 12वीं पास हो, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में कोर्स के लिए नामांकित चयनित हो और यह कार्ड शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाता है। और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है और बिहार के शिक्षा मंत्री बोलेगा चंद्रशेखर हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, पॉइंट नंबर आइए 17 पे, बच्चों का टीका कार्ड। बच्चों का टीका कार्ड क्या होता है, तो टीकाकरण कार्ड एक ऐसी कार्ड है जो एक बच्चे को जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक प्राप्त होने वाले टीकाकरणों को सूचीबद्ध करता है। आयकर टीकाकरण जो है ना एक बच्चे को जो टीका मिलना चाहिए जो है ना कौन कौन है, तो रोटा वायरस है, न्यूमोकोकल है, डिप्थीरिया है, टेटनस है, काली खांसी है, ह्यूमस पिपलोमा वायरस है, मेनिंगोकोकलस है। आगे कह रहा है कि बूस्टर शॉट्स क्या है। बूस्टर शॉट्स क्या है ना, तो कह रहा है कि वह उम्र जिस पर बच्चे को बूस्टर शॉट मिलनी चाहिए उसको क्या करता है बूस्टर, वह उम्र जिस पर बच्चे को क्या है बूस्टर शॉट मिलना चाहिए।
आयकर यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम यूएपी भारत में 1985 में जो है ना शुरू किया गया था। तो यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम जो है 1985 में शुरू किया गया था। और टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम ईपीआई 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। अगस्त 1948 में भारत का पहला बीसीजी टीकाकरण आयोजित किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहला बीसीजी टीकाकरण आयोजित कब किया गया था? तो अगस्त 1948 में किया गया था। चलिए आगे देखिए, बारकोड है क्या है? तो बारकोड के बारे में कह रहा है कि बारकोड किसी उत्पाद के बारे में आंकड़े या सूचना को लिखने के लिए एक तरीका होता है। ठीक है, बारकोड आगे कह रहा है यह बारकोड किसी भी उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी जैसे उसका मूल्य, उसकी मात्रा, किस देश में बना, किस कंपनी ने बनाया आदि उसमें दिया गया होता है। ठीक है, जब बारकोड स्कैन कीजिएगा सारा उसमें डिटेल आ जाता है। आप देखेंगे बारकोड अलग होता है, क्यूआर कोड अलग होता है। तो कह रहा है कि बारकोड को प्रकाशीय पाठकों की सहायता से पढ़ा जा सकता है, जिसे बारकोड पाठक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है बारकोड। बारकोड जो है किसी उत्पाद के बारे में आंकड़े या सूचना को लिखने का तरीका होता है। अपने मूल रूप में बारकोड के लिए समानांतर रेखाओं एवं उनके बीच के अंतराल को उसका उपयोग किया जाता है और इस विधि को एक विमीय बारकोड कहा जाता है। बारकोड मुख्य रूप से दो भागों में क्या होता है बांटे जा सकते हैं। आगे कह रहा है पहला रेखाकार बारकोड, लाइनर बारकोड या 1D बारकोड। दूसरा है द्विविमीय बारकोड, 2D बारकोड। तीसरा है आगे कह रहा है ए में 1D बारकोड का प्रयोग साधारणतः उत्पादों जैसे साबुन, पेन और मोबाइल इत्यादि में किया जाता है, जबकि 2D बारकोड का जो है 2D बारकोड क्यूआर कोड में इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे कह रहा है 2D बारकोड में 1D की तुलना में ज़्यादा डाटा भरा जा सकता है और यदि 2D बारकोड में कोई काट छाट हो जाती है तो भी स्कैनर की मदद से कोड को पढ़ा जा सकता है, जबकि 1D में ऐसा संभव नहीं होता है। आगे कह रहा है बारकोड का आविष्कार जो है 1940 में जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड सिल्वर ने मिलकर किया था। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बारकोड का जो आविष्कार है वो कब किया गया था? 1940 में किया गया था। किसने किया था? जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड सिल्वर ने मिलकर किया था। और बारकोड रीडर लेजर बीम का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट भारत में वर्ष 1998 में नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में सभी उत्पादकों या बारकोड का प्रयोग जरूरी कर दिया गया है। और बारकोड पहली बार 1974 में प्रयोग किया गया था। तो बारकोड का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? 1974 में पहली बार प्रयोग किया गया था। चलिए कह रहा IRCTC। IRCTC क्या है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCT का पूर्ण रूप होता है। यह भारतीय रेलवे का एक सहायता कंपनी है जिसे भारतीय रेलवे खानपान, ऑनलाइन टिकटिंग और पर्यटन संचालन के लिए प्रबंधन के लिए रेल मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे करा IRCTC एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है जो पूरी तरह से भारत सरकार स्वामित्व में है और रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। IRCTC का मुख्यालय बोलेगा तो नई दिल्ली है और IRCTC को 27 सितंबर 1999 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में जो है ना शामिल किया गया है। आगे करा PNR नंबर। सबको पता होगा जब टिकट काटते होंगे रेलवे में जाने के लिए तो PNR नंबर मिलता है। तो कह रहा है कि PNR स्टेटस फॉर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। ठीक है, PNR मतलब क्या होता है? PNR स्टैंड्स फॉर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है और PNR का मतलब होता है यात्री का नाम रिकॉर्ड है। यह 10 अंकों की संख्या होता है। याद रखिए PNR जो नंबर होता है कितने अंकों का होता है? 10 अंकों का होता है। कितने अंकों का? 10 अंकों का। और जो भारतीय रेलवे बुक किए गए प्रत्येक ट्रेन टिकट को दी जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है PNR नंबर में यात्री को व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, फ़ोन नंबर, उम्र, लिंग और जन्म शामिल होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? देखिए, कह रहा है कि रेलवे और एयरलाइंस द्वारा यात्रियों को रिकॉर्ड और संग्रहित करने के लिए किया जाता है जो उनके साथ यात्रा करने वाला है। एक डिजिटल प्रमाण पत्र के रूप में किया जाता है जो यात्रियों को ऑनलाइन चेक इन करने या अपनी बुकिंग की प्रबंधित करने की अनुमति देता है। 10 अंकों में से पहले 3 अंक उस क्षेत्र और यात्री आरक्षण प्रणाली PRS के बारे में जानकारी संग्रहित करती है जहां से टिकट जो है ना बुक किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि पहला अंक जो है ना, पहला अंक उस रेलवे को क्षेत्र को दर्शाता है जो ट्रेन का उद्गम स्थल है। अगले 2 अंक PRS को दर्शाता है जहाँ से टिकट जारी किया गया है। अब भारतीय रेलवे में 11 नवंबर 1987 को पहली बार PNR नंबर की जो है ना शुरुआत हुआ था। तो पूछेगा क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे में PNR की शुरुआत जो है PNR नंबर की शुरुआत कब हुआ था? तो 11 नवंबर 1987 को जो है ना PNR नंबर का शुरुआत हुआ था। आगे कह रहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है? तो कह रहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में शुरू किया था और नारा किया था स्वस्थ धरा खेत हरा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 22 भाषाओं में बनाया जाता है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 18 फरवरी को मनाते हैं। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाते हैं तो 18 फरवरी को मनाते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाते हैं। इसका फ़ायदे क्या है? तो खेती करने के फसल को उत्पादन क्षमता और किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ खाद के उपयोग और मिट्टी का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। कृषि मंत्रालय द्वारा यह कार्ड जो है जारी किया जाता है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है कृषि मंत्रालय द्वारा क्या होता है? जारी किया जाता है।
आगे कह रहा है कैंटीन स्मार्ट कार्ड। कैंटीन स्मार्ट कार्ड क्या है? तो किसान कैंटीन से सामान खरीदने के लिए कैंटीन स्मार्ट कार्ड की आवश्यकता होती है और कैंटीन स्मार्ट कार्ड से निम्न लोग वस्तुएं जो है ना निम्न लोग वस्तुएं खरीद सकते हैं: सशस्त्र बलों के सेवारत सशस्त्र वर्दीधारी कर्मचारी और सशस्त्र बलों के सेवारत सदस्यों का आश्रित। कैंटीन कार्ड भारतीय सशस्त्र बलों के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए अधिकृत है। कैंटीन कार्ड पर चिप नंबर जो है 16 अंकों का होता है। कितना अंकों का? 16 अंकों का होता है। चलिए आगे आइए, एरिया पिन कोड। एरिया पिन कोड क्या होता है बताइए? एरिया पिन कोड का पूरा नाम जो होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है और पिन कोड की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1972 में हुआ था भारत में। और पिन कोड को जो है 6 अंकों का कोड होता है। पिन कोड का प्रयोग भारतीय डाक विभाग द्वारा किया जाता है। पिन कोड का प्रयोग भारतीय डाक विभाग द्वारा किया जाता है और पिन कोड की शुरुआत 2 अंक क्षेत्र एक विशेष सर्कल की पहचान होते हैं। पिन कोड के अंतिम 3 अंक जिले के भीतर खास डाकघर को इंगित करता है। तो पिन कोड के अंतिम 3 अंक जिले के भीतर खास डाकघर को इंगित करता है। आगे संस्कृत विद्वान और कवि श्री राम भी खाजी को पोस्टल इंडेक्स नंबर के रूप में जो है जाना जाता है। तो संस्कृत विद्वान और कवि श्री राम भी काजी को पोस्टल इंडेक्स नंबर के जनक के रूप में जानते हैं। चलिए आगे आइए, प्राण संख्या। प्राण नंबर क्या होता है? देखिए, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। यह 12 अंकों का नंबर होता है। यह उन लोगों को पहचान करता है जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS के तहत खुद को रजिस्टर किया है। यह मौजूदा एक नए सब्सक्राइबर के लिए पहचान के रूप में कार्य करता है। यह खाते की पहचान करने और कर छूट में दाखिल करने में क्या करता है? मदद करता है। चलिए आगे आइए, आगे देखिए, कह रहा है कि प्राण नंबर मिलने के बाद NPS अभिदाताओं के पास प्राण कार्ड प्राप्त करने का विकल्प होता है। इसका फ़ायदा क्या है? तो व्यक्ति अपने सेवानिवृत्त बचत में प्रभावी ढंग से योगदान कर सकेंगे, अपनी पेंशन फंड को ट्रैक कर सकते हैं और NPS द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न लाभों को लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आवासीय प्रमाण पत्र क्या होता है? देखिए पॉइंट नंबर कितना? तो 25 है। आवासीय प्रमाण पत्र क्या होता है? देखिए, कह रहा है यह प्रमाण पत्र व्यक्ति के स्थायी पते का प्रमाण पत्र होता है। यह किसी व्यक्ति के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र उनके गृह राज्य से बनता है और वहाँ ही तहसील से यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। इसकी ज़रूरत अलग अलग क्षेत्रों जैसे शिक्षा, सरकारी नौकरी पाने, बिजली एवं पानी कनेक्शन आदि में होती है। यह जो है इस पर CO का क्या होता है? हस्ताक्षर होता है आवासीय पर। आगे कह रहा जातीय प्रमाण पत्र क्या होता है? तो कह रहा है एक सरकारी दस्तावेज होता है। यह केंद्रीय राज्य सरकार की विभिन्न सरकारी संस्थानों और योजनाओं को लाभ उठाने के लिए जरूरी होता है। सरकार द्वारा आरक्षण प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होता है। इसे कम्युनिटी सर्टिफिकेट या सामुदायिक प्रमाण पत्र भी कहा जाता है, जाति प्रमाण पत्र को। अब भारत में ज़्यादातर राज्यों में जाति प्रमाण पत्र वैधता आमतौर पर 3 साल की होती है। नेक्स्ट कह रहा है यह राजस्व विभाग द्वारा बनाया जाता है। जो जाति प्रमाण पत्र होता है किसके द्वारा बनाया जाता है? तो राजस्व विभाग के द्वारा बनाया जाता है। आगे कह रहा है कुछ विशेष परिस्थिति में कुछ राज्यों में जाति प्रमाण पत्र की अवधि 6 महीने या 1 साल की भी हो सकती है। चलिए आगे आइए, ISDN नंबर। ISDN नंबर क्या होता है? तो कह रहा है ISDN का मतलब इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है। ISDN का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है। यह संचार मानकों का एक सेट है जो पारंपरिक PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के सर्टिफिकेट पर फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल डेटा संचारित करने और अन्य नेटवर्क सेवाओं के लिए डिजिटल ट्रांसमिशन का उपयोग करता है। आगे कह रहा मोबाइल स्टेशन क्या है? ISDN नंबर MSIDN ये क्या होता है? ये कह रहा है कि मोबाइल नेटवर्क पर मोबाइल फ़ोन नंबर की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट उपाधानकर्ता MSIDN अंकों का एक क्रम है जिसकी अधिकतम लंबाई 15 अंकों की होती है। MSISDN का जो लंबाई होती है अधिकतम संख्या कितना? 15 होता है, लेकिन सटीक लंबाई हर देश में भिन्न भिन्न होती है। किसी दिए गए ग्राहक की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन नंबर होता है। तो कह रहा है किसी दिए गए ग्राहक की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन नंबर होता है। आगे कह रहा है GST नंबर। देखिए क्या है GST नंबर के बारे में कह रहा है कि GST पंजीकरण संख्या को 15 अंकों का एक नंबर दिया जाता है और यह नंबर राष्ट्रीय प्राधिकरण GSTN द्वारा प्रायोजित किया जाता है और भारतीय करदाताओं और व्यक्तियों को GST पोर्टल पंजीकरण के दौरान दिया जाता है। आगे कह रहा है 1 जुलाई 2017 को जो देश में क्या होता है GST लागू हुआ था, याद रखिएगा। आगे कह रहा है गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन जो है ना GSITN, यह एक यूनिक नंबर है जो हर टैक्स पेयर को कॉमन पोर्टल रजिस्टर करने के बाद मिलता है। तो आगे आइए UDID कार्ड। UDID कार्ड क्या होता है? विशिष्ट विकलांगता पहचान UDID कार्ड विकलांग लोगों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की भारत सरकार की पहल है। कार्ड विकलांगता का प्रमाण क्या है? देखिए इसमें 18 अंकों की संख्या होती है। इसमें राज्य पहचान अंक, जिला कोड, विकलांगता कोड और जन्म का वर्ष एक अन्य क्रम शामिल होता है।
UDID कार्ड क्या है? गृह जिला अस्पताल या अस्पताल द्वारा जारी किया जाता है। यह विकलांग व्यक्ति को चिकित्सा उपचार ले सकता है। स्वावलंबन योजना के दिशा निर्देशों में कहा गया UDID कार्ड जारी करने की पूरी प्रक्रिया 30 दिनों के अधिक समय नहीं होना चाहिए। चलिए आगे, यूनिवर्सल खाता संख्या क्या होता है? यूनिवर्सल खाता संख्या क्या है? तो कह रहे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN एक 12 अंकों की संख्या है। यह संख्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा जो है ना प्रदान की जाती है। आयकर नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की संख्या जो है ना दी जाती है, जिससे कि वे EPF खाते के योगदान दे सके। और UAN नंबर भारत सरकार के तहत रोजगार और श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और यह संख्या किसी भी कर्मचारी के पूरे पेशेवर जीवन की समान जो है ना रहती है। चलिए आगे, OCI कार्ड क्या है? OCI कार्ड क्या है? तो कह रहा है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन। OCI कार्ड का एक आजीवन वीज़ा है जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को अनिश्चित काल तक भारत में रहने और काम करने का क्या होता है? अधिकार देता है। OCI कार्ड निम्न के हकदार होते हैं। OCI कार्ड धारक होते हैं, निम्न के हकदार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक बहुउद्देशीय एकाधिक प्रवेश वीज़ा, किसी भी समय किसी भी उद्देश्य के लिए भारत का दौरा करे, अब भारत में काम करे और देश में किसी भी अवधि तक रहने के लिए पुलिस रिपोर्टिंग से छूट दी जाए। और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड की शुरुआत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के तहत हुई थी। गृह मंत्रालय भारत की विदेशी नागरिकता OCI कार्ड के लिए क्या है? जिम्मेदार है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 32 पे। चलिए कह रहा है कि उद्योग आधार कार्ड क्या होता है? तो कह रहा है ना बिजनेस आधार कार्ड। उद्योग आधार कार्ड भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और 12 अंकों का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है और इसे MSME रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुआ था। उद्योग आधार कार्ड का शुरुआत कब हुआ था? 2015 में हुआ था और इसे व्यापार के लिए आधार इसे व्यापार के लिए आधार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। आय कर इसका फ़ायदा क्या होता है? देखिए, किसी भी बैंक में से सस्ती ब्याज दर का लोन मिल सकता है, उद्योग के लिए लाइसेंस जारी मिल सकता है और सरकार की तरफ से MSME में रजिस्टर्ड उद्योग की वरीयता दी जाती है। और नारायण राणे भारत में सूक्ष्म लघु और उद्योग मंत्री हैं। कौन है MSME मंत्री बोलेगा तो कौन है? तो नारायण राणे हैं। चलिए आगे आइए, असंगठित श्रमिक पहचान संख्या ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भारत में असंगठित क्षेत्र श्रमिकों का पहचान प्रमाण के रूप में जारी किया जाता है। UWIN आधार से जुड़ा 12 अंकों की संख्या है जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कार्यकर्ता की योग्यता और कौशल जैसी अन्य जानकारी शामिल है। 2014 में श्रम और रोजगार मंत्रालय UWIN प्लेटफॉर्म को डिजाइन और विकसित करने का निर्णय लिया। भूपेंद्र यादव भारत सरकार में श्रम और रोजगार, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है ना जलवायु परिवर्तन के वर्तमान केंद्रीय जो है कैबिनेट मंत्री हैं। तो आगे ये मोबाइल नंबर क्या होता है बताइए? मोबाइल नंबर जो होता है ना एक क्या होता है? 10 अंकों का होता है। क्या होता है? मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है और कंट्री डायलिंग हमेशा कोड मोबाइल नंबर के पहले शुरू होता है, जैसे +91 फिर नंबर की शुरुआत होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि मोबाइल में जो नंबर होता है, आप सबको तो मोबाइल पता ही है। मोबाइल में 10 अंकों का होता है और कंट्री डायलिंग कोड हमेशा मोबाइल नंबर के पहले शुरू होता है। जिस भी कंट्री, जैसे इंडिया का होता है +91 होता है। ठीक है, अदर कंट्री का अलग अलग जो है ना स्टार्टिंग में कोड रहता है। आइए कह रहा है पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री सुखाराम ने 31 जुलाई 1995 में पहली बार मोबाइल कॉल पर बात की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत लोग को पता नहीं होगा और बहुत बुक में आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपको बुक में देखने को मिलना ही नहीं होगा। देखिए आज हम पहली बार जो है ना ये क्वेश्चन को देख रहे हैं। बाकी और भी लोग, आप लोग क्लास अगर देख रहे हैं, आपको पता होगा ये क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलता होगा देखने के लिए। देखिए पहला याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी कहीं पूछ सकते हैं मजाक में भी। देखिए पश्चिम बंगाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु ने पूर्व केंद्रीय मंत्री संचार मंत्री सुखाराम जो थे 31 जुलाई 1995 को पहली बार क्या किया? मोबाइल कॉल पर क्या किए थे? बात किए थे। ठीक है, तो 1995 में किए थे। कब किए थे? 1995 में। आयकर श्री अश्वनी वैष्णव भारत सरकार में रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग के जन्म से पहले ये लोग मतलब मोबाइल कॉल पे बात कर लिए थे। तो आगे देखिए कह रहा है कि सिम कार्ड क्या होता है? तो ये सिम कार्ड बोल रहा है ना, कह रहा है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। सिम का फुल फॉर्म होता है। अगर सिम का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है और इसे ग्राहक पहचान मॉड्यूल कहते हैं। और सिम कार्ड दो तरह के होते हैं, एक प्रीपेड होता है, एक पोस्टपेड होता है। ठीक है, और सिम कार्ड पर सोने की परत चढ़ाई जाती है। सिम कार्ड पे जो है सोने की परत चढ़ाई जाती है और सिम कार्ड की मदद से मोबाइल फ़ोन में सिग्नल आते हैं। सोने की परत चढ़ाई जाती है, सोचिए सोने का। आगे कह रहा है इसकी मदद से हम मैसेज, कॉल या इंटरनेट चलाते हैं। अगर सोना का ज़्यादा चढ़ा रहेगा तो उसको निकाल के ना सिम यूज हो चाहे ना हो, लेकिन उसको कबाड़ के क्या करेगा? रख लेगा लोग।
आगे कह रहा है कि सिम कार्ड की शुरुआत जो है ना, सिम कार्ड का जो आविष्कार हुआ था 1991 में जर्मनी कंपनी जीसेक एंड डेविएंटेड ने किया था। लेकिन अब सोना नहीं रहता होगा, वो पीतल रहता होगा, सोना कहाँ से रहेगा, सोना रहेगा तो उखाड़ लेगा तुरंत। तो कह रहा है ना कि सिम कार्ड का आविष्कार जो 1991 में जर्मन कंपनी जीसेक एंड डेविएंट ने किया था और सिम कार्ड की तकनीकी विशेषताओं का ब्यौरा यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान ने तय किया था। आप लोग बताइए कि सिम कार्ड में जो रहता है पीला टाइप का, वो सही में सोना रहता है कि तांबा रहता है, बताइएगा आप लोग, अगर आप लोग चेक किए होंगे तो। देखिए अगला है हॉलमार्क। देखिए हॉलमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि कीमती धातु के सामानों की कीमती धातु की अनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्डिंग को हॉलमार्किंग के रूप में जाना जाता है। आभूषणों के संदर्भ में हॉलमार्किंग योजना भारत मानक ब्यूरो द्वारा वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो कह रहा है आभूषणों के संदर्भ में हॉलमार्किंग योजना भारत मानक ब्यूरो द्वारा वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। चलिए आगे आइए क्वेश्चन देखिए, पॉइंट नंबर 37 पे कह रहा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड PIO। कह रहा है यह भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति को जारी किया जाने वाला एक पहचान पत्र है जिसके पास अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, ईरान, नेपाल और पाकिस्तान के अलावा किसी अन्य देश के पासपोर्ट हो। तो कह रहा है ना कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड PIO क्या है, तो यह भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति को जारी किया जाने वाला एक पहचान पत्र है जिसके पास अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, ईरान, नेपाल और पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के अलावा किसी अन्य देश के पासपोर्ट हो। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है PIO कार्ड का जो है ना योजना का शुरुआत 1999 में शुरू की गई। तो PIO कार्ड योजना का शुरुआत कब हुआ था? 1999 में शुरू किया गया, जिसे 2002 में संशोधित किया गया और PIO कार्ड की वैधता आजीवन कर दी गई है और PIO कार्ड धारक को विशेषाधिकारों का एक सेट प्रदान करता है। आगे देखिए 38 नंबर पॉइंट कर रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि गैर नागरिकों का राज्यविहीन लोगों के लिए पहचान पत्र क्या होता है? गैर नागरिकों का राज्यविहीन लोगों के लिए पहचान पत्र क्या है? तो भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट सेवा काउंसुलर पासपोर्ट और वीज़ा CPV डिवीज़न द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज होता है और यह धारक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने में सक्षम बनाता है और पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है। और यह जो है सुनहरे रंग की छपाई के साथ एक पीला कवर होता है और भारत का प्रतीक के सामने आवेदन का मध्य अलंकृत है। पहचान प्रमाण पत्र शब्द के प्रतीक के ऊपर, जबकि भारत रिपब्लिक और रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द के प्रतीक नीचे अंकित है। ठीक है, आय कर यह ज़्यादातर तिब्बती शरणार्थियों के साथ साथ अन्य राज्यविहीन लोगों को जारी किया जाता है। चलिए आगे आइए 39 नंबर क्वेश्चन पे आइए या पॉइंट पे आइए। कह रहा है जन्म या मृत्यु रजिस्ट्री PRBD। कह रहा है जन्म या मृत्यु रजिस्ट्री क्या है? तो कह रहा है जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में कहा गया है कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना राज्यों नगर पालिका की जिम्मेदारी होता है। ठीक है, तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में कहा गया है कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना राज्यों का नगर पालिका का जिम्मेदारी होता है और राज्य सरकारों ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण और रिकॉर्ड रखने के लिए सुविधाएं स्थापित की है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 1 अक्टूबर 2003 को प्रभावी हुआ था, 2023 को प्रभावी हुआ था। तो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जो है ना अधिनियम 1 अक्टूबर 2023 को प्रभावी हुआ था और विधेयक में राज्यों को भारत के रजिस्टर जनरल के साथ डेटा साझा करने की आवश्यकता है और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय का क्या होता है, हिस्सा होता है। आय कर जन्म और मृत्यु पंजीकरण समावर्ती सूची के अंतर्गत आता है और भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS एक एकीकृत प्रणाली है। ठीक है, याद रखिएगा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण जो है ना समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण जो होता है वो किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS एक एकीकृत प्रणाली है जिसका उपयोग जन्म और मृत्यु महत्वपूर्ण घटनाओं को सुसंगत, अस्थायी, अनिवार्य और सार्वभौमिक तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक नंबर कितना है? तो 40 है। कितना है? 40 है पॉइंट नंबर। ये कह रहा है कि हथियार लाइसेंस एक सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया परमिट होता है जो लाइसेंसधारी को आग्नेयास्त्र खरीदने, रखने या ले जाने की अनुमति देता है। आय कर सशस्त्र अधिनियम 1959 और सशस्त्र नियम 2016 यह सुनिश्चित करता है कि लाइसेंस के सभी नागरिकों के लिए आत्मरक्षा हथियार उपलब्ध है। NPV लाइसेंस भारतीय राष्ट्रीयता वाले किसी भी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है जो निम्नलिखित तहत लाइसेंसधारी दावा कर सकता है। आय कर आत्मरक्षा क्या है? ऐसे व्यक्ति जिन पर अमीर होने, खतरे होने आदि कारणों से हमले होने का खतरा हो सकता है, उसे क्या होता है? ये जो है ना क्या होता है? शस्त्र लाइसेंस का परमिट मिलता है। चलिए आगे आइए। आगे देखिए कह रहा है कि शस्त्र लाइसेंस के लिए ज़रूरी शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। अगर आपको शस्त्र का लिए लाइसेंस लेना चाहिए
और आप बंदूक रखना चाहते हैं, उसके लिए लाइसेंस लेना है, तो आपके लिए क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए। देखिए, आवेदक की कम से कम उम्र जो है ना 21 साल होनी चाहिए, ठीक है, और वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये ज़रूरी होना चाहिए। और उस पर कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी होना है। और वह शारीरिक और मानसिक रूप से क्या है, स्वस्थ है, तभी आपको जो है लाइसेंस के लिए ज़रूरी शर्तें, मतलब ये जो है ना आपको माना, मतलब आप लाइसेंस में आपको मिल सकता है। और एक नियम के अनुसार एक व्यक्ति अपने पास अधिकतम 2 बंदूक रख सकता है। लाइसेंस की वैधता वर्तमान में 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। और भारतीय सशस्त्र अधिनियम 2 लाइसेंस की अनुमति देना एनपीवी गैर निषिद्ध बोर और पीवी निषिद्ध बोर है। भारत में हथियार लाइसेंस के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। भारत में हथियार लाइसेंस के लिए क्या है, गृह मंत्रालय क्या है, जिम्मेदार है। चलिए आगे आइए। मिनिस्ट्री ऑफ क्या होता है, होम अफेयर्स, ठीक है, एमएच कैफ रूम के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है। आय का स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र कह रहा है कि उन लोगों को दिया जाता है जो स्वतंत्रता सेनानी के बेटे बेटी पोते पोती को या नाती नतनी है। या ये प्रमाण पत्र उन तथ्यों को सत्यापन के आधार पर दिया जाता है कि आवेदक उस व्यक्ति के बेटा बेटी पोता पोती और राज्य सरकार के संबंधित डेटाबेस में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सूचीबद्ध है, और यह वह व्यक्ति सरकार द्वारा क्या सूचित है। तो आगे देख रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र गृह मंत्रालय के अंतर्गत जारी किया जाता है। तो स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र जो होता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत जारी किया जाता है। आयकर अनुसूचित जाति और जनजाति प्रमाण पत्र, ये क्या होता है, देखिए पॉइंट नंबर कितना है, तो 42 है। कह रहा है कि अनुसूचित जाति मतलब SC/ST प्रमाण पत्र SC सर्टिफिकेट उन भारतीय लोगों को जारी किया जाता है जो अनुसूचित जाति मतलब SC/ST समूह के हैं। यह प्रमाण पत्र विभिन्न सरकारी संस्थाओं व योजनाओं का लाभ सरकार द्वारा आरक्षण प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। SC/ST मतलब अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र को कम्युनिटी सर्टिफिकेट या सामुदायिक प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। भारत के ज़्यादातर राज्यों में जाति जनजाति प्रमाण पत्र की वैधता आमतौर पर 3 साल की होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र की अवधि 6 महीने 1 साल की भी हो सकती है। आगे कह रहा है कि यदि स्टाम्प पर भारत सरकार XYZ विभाग का उल्लेख है तो यह राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट SDO या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी जैसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो तो यह सर्टिफिकेट सेकेंड सरकारी सर्टिफिकेट माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे ये कह रहा है SC/ST सर्टिफिकेट नंबर एक अद्वितीय संख्या या कोड है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की जाति जनजाति पहचान पत्र स्थापित करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे 43 नंबर का संपत्ति के दस्तावेज जैसे पट्टे पंजीकृत विलेख इत्यादि। संपत्ति पंजीकरण और पट्टा दस्तावेज 2 अलग अलग चीज़ें हैं जिन्हें पट्टे अक्सर एक ही समान मानने का भ्रम होता है। प्रॉपर्टी खरीदते समय जब आप औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं तो आप अपने दोनों पहलुओं का ध्यान रखना होगा। चलिए आगे आइए। आयकर पट्टा और रजिस्ट्री में क्या अंतर होता है, तो पंजीकरण या रजिस्ट्री बिक्री उल्लेख मतलब बिक्री विलेख और अन्य दस्तावेजों को उप रजिस्ट्रार के पास कानूनी रूप से दर्ज कराने के लिए स्टैम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की प्रक्रिया है। जबकि पट्टा दस्तावेज राष्ट्र रिकॉर्ड जो संपत्ति के पिछले मालिकों का विवरण और संपत्ति समेत सभी विवरण दिखता है। आय कह रहा है कि कुछ राज्यों में पट्टा दस्तावेज और पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है। यह संपत्ति के स्वामित्व को दोगुना करने और जालसाजी के मामलों को कम करने के लिए किया जाता है। आय कह रहा है पट्टा दस्तावेज औपचारिकताओं के केवल राज्य का राजस्व विभाग शामिल होता है, रजिस्ट्री में निबंधन विभाग शामिल होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में TC भी कहते हैं। जी किसी भी छात्रा अपने स्कूल या कॉलेज से किसी दूसरे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं। आयकर अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र OBC जो है ना प्रमाण पत्र पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण को लाभ देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है। OBC प्रमाण पत्र जरिए पिछड़ी जाति के लोगों को सरकारी योजनाओं सेवाओं और लाभ मिलता है और साथ ही सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाता है। आयकर केंद्र सरकार द्वारा जारी OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL प्रमाण पत्रों की वैधता 1 वर्ष है, वही राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की वैधता कितना है, 3 वर्ष है। आयकर OBC प्रमाण पत्र के साथ आय प्रतिष्ठा स्कूलों और कॉलेजों के आरक्षित वर्ग के प्रवेश पा सकते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कम कट ऑफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आयकर सरकारी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आयकर पूर्व प्रधानमंत्री BP सिंह ने 1993 में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना किया था। तो कुछ क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग OBC का जो स्थापना किसने किया था, तो पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, BP सिंह ने 1993 में अन्य पिछड़ा वर्ग का क्या किया था, स्थापना किया था। और वर्तमान में आवेदकों को सीधे CO और डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र दिया जाता है। चलिए आगे देखिए, करा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र क्या, SLC करा नहीं, यह एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जो किसी भी स्कूल छोड़ने के दौरान उच्च अध्ययन के लिए
आय की संस्था या विद्यालय में प्रवेश करने के लिए दिया जाता है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑनलाइन में भी मिल सकता है। और नेक्स्ट है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? एसएलसी जारी करने की प्रक्रिया क्या होता है? तो जिस स्कूल में व्यक्ति ने पढ़ाई की है उसी स्कूल से संबंधित हेडमास्टर या प्रिंसिपल द्वारा साइन और स्टैंप लगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। पॉइंट नंबर कितना है? 47 है। रेलवे आइडेंटिटी कार्ड क्या है? रेलवे आइडेंटिटी कार्ड है। अगर इसके बारे में कह रहा है, यह बैंकों द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड समान होता है। राजपत्रित अधिकारियों आईडी कार्ड के रूप में पट्टी का आकार अलग होता है। दिव्यांगजनों को किराए में छूट पाने के लिए फोटो पहचान पत्र जारी किया जाता है। मध्य रेल 1 अक्टूबर 2022 को दिव्यांगजनों को फोटो पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया डिजिटल बनाने के लिए दिव्यांगजन मॉड्यूल लॉन्च किया है। पहले दिव्यांग यात्रियों को मैनुअल फोटो पहचान पत्र जारी किया जाता था। नेक्स्ट है मैरिज सर्टिफिकेट। क्या देखिए मैरिज सर्टिफिकेट क्या होता है? ये कह रहा है कि विवाह प्रमाण पत्र एक कानूनी प्रमाण पत्र होता है जो किसी शादी की वैधानिक बनाता है। यह सभी धर्मों को शादियों के लिए अनिवार्य है। विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए विवादित जोड़े को रजिस्ट्रार के सामने अपना शादी के कुछ प्रमाण पत्र गवाह पेश करने होते हैं। फ़ायदे क्या है? तो शादी के बाद अगर आप जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होता है। तो कह रहा है शादी के बाद अगर आप जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होता है। और पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते समय भी शादी प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। अगर आप पत्नी ट्रेवल वीज़ा NRI के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। अब विवाह प्रमाण पत्र रजिस्टर कार्यालय MRO के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, विवाह प्रमाण पत्र जो होता है जो है ना रजिस्टर कार्यालय MRO के द्वारा जारी किया जाता है। अब विवाह रजिस्टर सरकारी अधिकारी होते हैं जिन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो जन्म, गोद लेने, मृत्यु, तलाक और यहाँ की विवाह का रिकॉर्ड रखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के मामले में विवाह प्रमाण पत्र की लागत 100 रुपये है, जबकि विशेष विवाह अधिनियम के मामले कितना है? 150 रुपये है। आया कह रहा है कि भारत में 4 विवाह कानून है। कौन कौन है? हिंदू विवाह कानून, ईसाई विवाह कानून, मुस्लिम विवाह कानून और क्या है? तो विशेष विवाह कानून है। ठीक है, तो भारत में कितने विवाह कानून है? 4 है। हिंदू विवाह कानून, ईसाई विवाह कानून, मुस्लिम विवाह कानून और क्या है? विशेष विवाह कानून है। विवाह प्रमाण पत्र की एकमात्र कानूनी घोषणा प्रतीत होती है जो पुष्टि करती है कि 2 वयस्क भारतीय नागरिक विवाहित है। चलिए नेक्स्ट आइए 49 नंबर देखिए। कह रहा है प्रूफ ऑफ मैरिज डॉक्यूमेंट इशू बाई रजिस्टर। भारत में विवाह प्रमाण पत्र इस बात का आधिकारिक प्रमाण है कि 2 लोग क्या हैं? विवाहित हैं। विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया में आमतौर पर कम से कम जो है 15 से 30 दिन क्या है लगते हैं। आगे कह रहा है यह विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत है, जो प्रक्रिया बहुत लंबी है, जिसमें आमतौर पर 60 दिन तक समय लगता है। चलिए आगे आइए। चलिए नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 50। देखिए कह रहा है गैजेट नोटिफिकेशन क्या होता है। तो कह रहा है कि हिंदी में मतलब राजपत्र सूचना होता है। गैजेट नोटिफिकेशन का मतलब सरकार के राजपत्र गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। अब भारत राजपत्र एवं सार्वजनिक पत्रिका और भारत सरकार का एक जो है अधिकृत कानूनी दस्तावेज है। प्रकाशन विभाग, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसे साप्ताहिक प्रकाशित किया जाता है। आयकर साधारण राजपत्र नियमित रूप से सप्ताह के एक विशेष दिन पर साप्ताहिक रूप में प्रकाशित किए जाते हैं, जबकि असाधारण राजपत्र प्रकाशित किए जाने वाले मामलों में तत्कालिक आधार पर हर दिन प्रकाशित किए जाते हैं। आयकर इसको उपयोग क्या क्या होता है? देखिए कह रहा है उपयोग में क्या कह रहा है कि एक सरकारी राजपत्र एक आवधिक प्रकाशन है जिसे सार्वजनिक या कानूनी नोटिस प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट है इसे आधिकारिक राजपत्र, आधिकारिक पत्रिका, आधिकारिक समाचार पत्र, आधिकारिक मॉनिटर, आधिकारिक बुलेटिन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू सर्टिफिकेट। भूमि आय प्रमाण पत्र क्या होता है? तो इसे जो है इनकम सर्टिफिकेट भी कहते हैं। भूमि आय प्रमाण पत्र दस्तावेज है जिसमें किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार की वार्षिक आय का पूरा लेखा जोखा होता है। इस दस्तावेज का इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। अगर बैंक से घर के लिए लोन लेना हो या शिक्षा लोन लेना हो तो आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। आय कह रहा है यह भूरास्व प्रमाण पत्र है। यह क्या है? भूरास्व प्रमाण पत्र है। भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या संपत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र भी कहलाता है। इसका इस्तेमाल संपत्ति या भूमि रास्व रिकॉर्ड में भी शामिल करने या त्रुटिपूर्ण यह जो है ना ये कह रहा है कि इसका इस्तेमाल संपत्ति या भूमि को रास्व रिकॉर्ड में शामिल करने और ऋण लेने के लिए भी ऋण के लिए भी किया जाता है। यह दस्तावेज है जो संपत्ति के स्वामित्व का एक तारीख बताता है। और भारत में भूमि जो है ना राज्य का विषय है। क्या है? राज्य का विषय है, इसलिए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार राज्य के अधिकारियों की होती है। और सुविधा के लिए राज्य इस जिम्मेदारी को जिला राजस्व अधिकारियों के बीच बांटते हैं। आय कह रहा है भूमि जो है ना स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को
तहसीलदार या राजस्व अधिकारी के कार्यालय के में संपर्क करना पड़ता है। आगे कह रहा है लैंड सर्टिफिकेट क्या होता है, भूमि प्रमाण पत्र क्या होता है, तो कह रहा है भूमि प्रमाण पत्र सरकार द्वारा अधिकृत दस्तावेज है। इसका इस्तेमाल भूमि या संपत्ति जैसे संपत्तियों पर अपना स्वामित्व साबित करने के लिए किया जाता है। आगे कह रहा है भूमि प्रमाण पत्र के कुछ उदाहरण क्या क्या है, संपत्ति कार्ड है, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र है, रूपांतरण प्रमाण पत्र है, भूमिहीन प्रमाण पत्र है। आय कह रहा है भूमि प्रमाण पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आय है। कह रहा है कि भूमि प्रमाण पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत है और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक प्रमाण पत्र होता है। तो कह रहा है ना कि भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया एक क्या होता है, आधिकारिक प्रमाण पत्र होता है। आय कह रहा है भूमि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने जिले के कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एसडीएम से क्या होता है, संपर्क करना होता है। तो याद रखिएगा कि भूमि प्रमाण पत्र के लिए जो है ना आवेदन करने के लिए आपको अपने ज़िले के कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एसडीएम से क्या होता है, संपर्क करना पड़ता है। ये सारा इंपॉर्टेंट जो है ना सारा दिया हुआ था, नोट था। अगले क्लास में जो है ना बिहार दरोगा देखिए परीक्षा उपयोगी कृषि विज्ञान संबंधी नोट्स है। अगला क्या है, कृषि विज्ञान संबंधी नोट्स था। इसके पहले भी क्या आप पढ़े हैं, तो ये जो था ना देखिए सारा जो है इस क्लास को जो है 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको सारा जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा जो है ना याद हो जाएगा। बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी होता है, बाकी उसको कॉपी में आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए ये क्या था ना, तो देखिए ये क्या था, पहचान पत्र संबंधी नोट था। क्या था, पहचान पत्र संबंधी नोट था जो आइडेंटिफिकेशन संबंधी था। ये सारा इससे ज़्यादा जो है ना पूछने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या पूछ देता है ना कि किस पहचान पत्र का नंबर कितना था, ये कौन जारी करता है, कौन इसका प्रकाशित करता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सारा इसमें दिया हुआ था। तो अगले क्लास में जो है ना कृषि संबंधी नोट्स पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर जो है ना 2 का नोट्स पढ़ेंगे। इसी में सेट नंबर 1 भी सारा दोनों नोट्स दिया हुआ था। तो अगले क्लास में कृषि संबंधी नोट्स पढ़ लेंगे। बाकी इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ना डला हुआ है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, लिंक उसमें राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनको भी लगता है कि बिहार SI का हमको पेड बैच ज्वाइन करना है होमवर्क सीरीज का, तो सभी लोग जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा जो है ना होमवर्क और प्रैक्टिस सेट पहले ही दिया जाता है, आपको पढ़ना है और बाकी जब भी क्लास आता है अच्छे से आप क्लास को देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा और अच्छे से जो है रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद। और क्लास को हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, जो भी हो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, और डिस्कशन के बारे में जो पूछे हैं वो भी आप लोग जरूर बताइए कि हाँ ज्ञान बंधु का जो डिस्कशन है वो करवाया जाए कि नहीं करवाया जाए। मतलब लाइव जो है ना आपको क्वेश्चन क्यूज करवाएंगे, क्यूज के माध्यम से डेली मतलब 200-250 क्वेश्चन आपको करवाएंगे 1.5 घंटा में। बाकी ये तो क्लास आपको जो यूट्यूब पे आ रहा है इस प्रकार वैसे ही आते रहेगा। और बाकी जो पिछले क्लास नहीं देखे हैं ज्ञान बिंदु का, वो सारा क्लास आप लोग देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।